लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे चैट एक बार मैं देख रहा हूँ, कुछ एक नाम ले रहा हूँ, कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। करण कुमार, पुलकित शर्मा, राहुल वर्मा, प्रीति कुमारी, दिव्यांश शुक्ला, सिद्धार्थ मिश्रा, देवांशु श्रीवास्तव, लकी भंडारी, अपर्णा ठाकुर, ममता राठौर, अंदाज पासवान। आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं सार्थक अंक का टॉपिक। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया था, घनत्व के बारे में पढ़ लिया था, तापमान के बारे में पढ़ लिया था, वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन जिसको हम लोग कैलकुलेशन में बता सकते हैं, तो वो हम लोगों ने सीख लिया था। गुणा भाग और जोड़ बाकी भी कैसे करते हैं, जोड़ या फिर घटाना अवश्य होती है। अनिश्चितता समझ गए, अनिश्चितता शब्द इंपॉर्टेंट है। ये अनिश्चितता शब्द क्या है, अनसर्टेनिटी, मतलब अभी आप श्योर नहीं हो कि एकदम 100% ये वैल्यू सही है क्या। जैसे अभी समझेंगे, अभी पहले तो ये देखा क्या इसका कारण क्या है, अनिश्चितता का कारण। तो कारण, पहला कारण है स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या, पहला हम लिख रहे हैं मापक यंत्र की सीमितता। जैसे मापन यंत्र की सीमितता, मापक यंत्र की समझो इसको, मापक यंत्र की सीमितता का क्या मतलब है, भाई जो आप जो स्केल काम में ले रहे हो उसका लिमिटेशन। जैसे समझो, जैसे हमारे पास में हमको किसी ने एक गिलास दिया, मान लो फॉर एग्जांपल हमको किसी ने एक गिलास दिया ये और बोला, या गिलास भी नहीं एक सिलेंडर दिया, क्या दिया हमको एकदम बराबर ऊपर नीचे ऐसा एक सिलेंडर हमको दिया। तो हमको ऐसा बोला मान लो किसी ने कि आपको क्या करना है, इसकी चौड़ाई नाप के बतानी है, ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की बार-बार की, ये आप नाप के दिखाओ। तो हमने पहला तो क्या किया, सो सिंपल, जो हमारे पास में स्केल होती है ना, जो जैसे हम लाइन खींचते हैं तो नाप दिया इसको, तो स्केल से नापा इसको, मान लो तो ये हमारे पास में है 4.5 सेंटीमीटर है, मान लो कितना 4.5 सेंटीमीटर, या फिर इसका क्या मतलब हो जाएगा, हमारे पास में 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ये ना भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है, देखा ना अपने, जो सेंटीमीटर वाली स्केल होती है उसमें 1 से 2 तक जाते हैं तो 10 लाइनें होती हैं बीच में, तो मतलब 1 सेंटीमीटर के अंतराल में हमारे पास में 10 मिलीमीटर की जगह होती है। तो मतलब 4.5 का मतलब क्या, 4 सेंटीमीटर तो है ही, 0.5 सेंटीमीटर मतलब 5 मिलीमीटर और है उसका। लेकिन आप अब सोच के देखो कि हमारी जो स्केल है ना वो मिलीमीटर से नीचे नाप नहीं सकती। सोच के देखो, इंटरेस्टिंग बात है ना भाई, हमारी जो साधारण स्केल है जो हम हमारे काम में लेते हैं वो छोटा से छोटा आपको क्या नाप के देख सकती है, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटी लंबाई वो नाप के नहीं दे सकती। तो अब यहाँ पर अटक गए ना कि क्या इसकी चौड़ाई सच में 4.5 सेंटीमीटर है या फिर 4.55 हो सकती है, 4.58 हो सकती है, 4.521 हो सकती है, तो इसके आगे का तो हमें पता ही नहीं चल रहा भाई, इतनी बारीकी से तो हम नाप ही नहीं पा रहे। तो मतलब इसकी लंबाई में अनिश्चितता है, जो भी लंबाई हमने नापी है, जो भी चौड़ाई हमने इसकी नापी है उसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, हम श्योर नहीं है, हम सर्टेन नहीं है इसको लेकर के। इंटरेस्टिंग बात। उसी तरह से जैसे मान लीजिए इसको हम लोगों ने दूसरा एक डिवाइस होता है हमारे पास में, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या होता है, एक और ऐसा स्केल होता है थोड़ा सा बढ़िया वाला, उसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर से अगर मान लो मैंने इसको नापा, तो वर्नियर कैलिपर से मेरे को क्या पता चला कि इसकी जो हमारे पास लंबाई है वो है 4.52 सेंटीमीटर, मान लो एक डिजिट तक और हमने इसकी लंबाई को बता दिया। समझ रहे हैं क्या इस बात को, क्या 52 भी है आगे, अब भी हालांकि हम श्योर नहीं है, मतलब समझना ये वर्नियर कैलिपर्स वाली लंबाई ज्यादा सही है या स्केल वाली लंबाई ज्यादा सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्नियर कैलिपर्स वाली लंबाई ज्यादा सही है। वर्नियर कैलिपर्स कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो दिखने में, ये तो भाई आप लोगों को सिखाएंगे भी, आपके फिजिक्स में भी आएगा। इससे हम लोग जो है मोटाई वगैरह से देखो, इसके आगे एक गोल चीज हमने पकड़ी हुई है इसमें, और इसमें दो पैमाने होते हैं, एक तो हमारे पास मुख्य पैमाना होता है और एक ऊपर हमारे पास में दूसरा पैमाना होता है। तो मुख्य पैमाना और इन दोनों पैमानों को मिलाकर के कोई भी वैल्यू जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इनकी वैल्यूज को मिलाकर के हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें एक पॉइंट तक ज्यादा जो है परिशुद्ध माप मिलता है। समझ मेरी बात, समझ गए। तो पहला कारण तो क्या है कि जो भी मापने का यंत्र आप काम में ले रहे हो ना उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, इसलिए जो वैल्यू हमें जो भी मिलती है ना उसके लिए अनसर्टेन है, हम लोग पूरी तरह से श्योर नहीं कि एकदम 100% सही वैल्यू है क्या। तो ये कारण तो ये है। अच्छा, दूसरा कारण स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर क्या है, जो मापने वाला व्यक्ति है ना वो गलती कर देता हूं, तो हम कह रहे हैं मापने वाले व्यक्ति की दक्षता दूसरा कारण है। मापने वाले व्यक्ति की दक्षता, जैसे मान लो कि ना कुछ भी नहीं, हमारे को किसी ने कोई और चीज दे दी, मान लो हमको किसी ने एक बक्सा दे दिया, एक ऐसे मान लो ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया या कुछ और दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया मान लो हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग देखो, हमको बोला इसकी लंबाई नाप के दिखाओ, कोई एक जो लंबाई है उसकी लंबाई नापो, तो मान हमको बोला ये लंबाई नाप के दिखाओ, तो हम लोगों ने अलग-अलग लोगों ने नापी, अब तीनों ने स्केल काम ले ली। जैसे मान लो कि एक तो है राम, ठीक है, दूसरा है श्याम, और तीसरी कक्षा में जो गर्ल स्टूडेंट है वो है राधिका, ठीक है। तो तीनों ने अलग-अलग स्केल लिया, मतलब सेम स्केल है, तीनों नापा, इसको नापा, राम ने नापा, श्याम ने नापा, राधिका ने भी नाप के देखा। तो राम ने नापा, मान लो तो कितना है आपके पास में, इसकी लंबाई उन्होंने बताई, कह रहे इसकी तो 11 सेंटीमीटर। श्याम को बोला आप नापो, तो श्याम को मस्ती में थे थोड़े, हंसते कुत्ते नाप रहे थे, चलते कुत्ते, तो इन्होंने ऐसे लिख दिया कि 10.5 आ रहा है मेरा, तो ध्यान नहीं दिया अच्छे से। सही बात, राधिका वेरी सीरियस स्टूडेंट, सीरियस बोला नहीं एकदम बारीकी से नापा, तो इनको पता चला असल में लंबाई तो 11.4 सेंटीमीटर के आसपास है। तो नापने वाले लोग तो सेम मशीन यूज में लेकर के अलग-अलग नाप करके दे सकते हैं हमको, एरर हो सकती है नापने। समझ रहे हो सुनिए सबको। तो पॉइंट क्या है, हमारे पास में अनिश्चितता है, जो भी हम जो चीज नाप रहे हैं आप मान के चलो वो निश्चित नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। इसको भले आप इतना कर दो, 10 कर दो इसको, क्या अनसर्टेनिटी है, तीनों वैल्यूज में देखना समझना। तो 11 सेंटीमीटर में लास्ट वाला डिजिट 1 है, क्या ये सही है क्या, या इसके आगे भी कुछ होना चाहिए। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर में जो लास्ट वाला डिजिट 0 है, 0 होगा या 11 होना चाहिए था, उसके आगे भी कुछ होना चाहिए था। अब ये परिशुद्ध माप है, 11.4 के आसपास आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी बता सकते हैं, ये जो 11 इधर लिखा ना, इसको 11 पॉइंट हम 0 भी लिख सकते हैं ऐसा, कि ये 0 सही है क्या, नहीं ये 0 ज्यादा होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के जो भी वैल्यूज हम लोग नाप रहे हैं, दो कारणों से उनमें क्या है, अनिश्चितता है, और इसीलिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, सार्थक अंकों की जरूरत पड़ती है या सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या है पॉइंट हमारे पास में, किसी संख्या में मौजूद सभी निश्चित अंक व अंतिम अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। तो किसी भी संख्या में, अब आप समझ जाओगे टॉपिक हमारा क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं सार्थक अंकों की, तो हम कह रहे हैं किसी भी संख्या में मौजूद क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, किसी भी संख्या में मौजूद सभी निश्चित अंक व एक अनिश्चित अंक मिलकर सार्थक अंक कहलाते हैं। समझ रहे हो इस बात को, तो कह रहे हैं किसी भी संख्या में मौजूद सभी निश्चित अंक और एक अनिश्चित अंक जो है वो क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो जैसे जो भी वैल्यू हम मेजर करते हैं ना, जो भी मान हम नापते हैं, उसमें जितने भी नंबर होते हैं ध्यान से सुनना, उसमें शुरू वाले जो होते हैं वो सारे निश्चित होते हैं, फिक्स है। जैसे यहाँ पर 4 और 5, ये 4 और 5 फिक्स है, 4.5
में आएगा। ये निश्चित अंक हो गए, लेकिन जो लास्ट वाला एक अंक है ये अनिश्चित होता है। क्या ये सटीक है क्या? 2 ही होगा क्या? 2 के आगे भी कुछ हो सकता है, 2 3 2 की जगह 3 हो सकता है, 2 के आगे 4 5 ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो ये अनिश्चित है हमारे पास। तो निश्चित अंक और जो एक लास्ट में हमारे पास अनिश्चित अंक बचता है अक्सर उनको मिलाकर के एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। ऐसा तो सार्थक अंक हमें यह बताते हैं कि किसी संख्या में अंतिम अनिश्चित अंक को छोड़कर अन्य सभी अंक निश्चित हैं, जिससे हमें किसी भी मापन की यथार्थता का पता चलता है। तो देखो क्या है हमारे पास में सार्थक अंकों से हमें किसी संख्या में अंतिम हमें ये पता चलता है कि जो अंतिम हमारे पास में अंक है वो अनिश्चित है और अन्य जो अंक है वो हमारे पास निश्चित है। तो सार्थक अंकों से हमें किसी संख्या के अंतिम अनिश्चित अंक व अन्य निश्चित अंकों का पता चलता है। इससे हमें किसी संख्या के या संख्या की यथार्थता का पता चलता है। समझ गए क्या हमारे पास में इससे हमें किसी संख्या की यथार्थता का पता चलता है। मतलब यथार्थ मतलब कितनी एक्यूरेट वैल्यू है हमारे पास, नहीं पता चलता कितने डिजिट्स तक का मान जो है हमारे पास में एक्यूरेट है। समझ गए क्या इस बात को? जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, क्या जैसे मान लो कि अगर सोने की कोई चीज है हमारे पास, ठीक है, तो सोने की कोई चीज है उसको बड़े तराजू पर नापा, तो बड़े तराजू पर नापा तो उसका वजन हमारे पास में आया कितना, मान लो 44.50 या ग्राम, ऐसा मान लेता है। लेकिन किसी अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य, किसी अंक के दाहिनी ओर अंत में आने वाले शून्य, राइट हैंड साइड एंड में आने वाले जो जीरोस हैं हमारे पास में सार्थक होते हैं। सार्थक होते हैं यदि वह दशमलव के बाद आते हैं। समझो, जैसे कोई संख्या है 5032.00, इसमें कितने सार्थक अंक हैं बोलो, कितने सार्थक अंक हैं इसमें? तो 1 2 3 4 ये है क्या? हाँ, पॉइंट के बाद आने इसलिए है 4 5 है, इसमें 6 सार्थक अंक हैं। भाई अगर पॉइंट के बाद में 00 भी लिखा है ना तो उसको सार्थक अंक मानना है। इसका क्या मतलब है? बोले सर 00 तो है नहीं, इसका कुछ मतलब ही क्या है? लिखो मत, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब ये हमको ये बता रहे हैं ये जो भी वैल्यू नापी गई है, ग्राम में है, किलोग्राम में है, जो भी है, वो पॉइंट के 2 डिजिट्स तक भी एक्यूरेट है कि पॉइंट के अगले 2 डिजिट्स तक वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, जीरो ही है। वो हमको ये बता रहा है। मतलब समझो, जैसे आपने दूध वाले से दूध खरीदा और आप होशियार हो, आपने किलोग्राम में नापा उसको, तो आपका वैल्यू आ रही है उसमें मान लो 5.00 किलोग्राम, उसकी मशीन आपको इतना नाप करके दे रही है। तो पॉइंट ये है हमारा कि वो दूध आपका 5.20 केजी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 00 उसने मशीन ने कंफर्म कर दिया कि 00 यहां तक आपकी वैल्यू एक्यूरेट है, इसके आगे का पता नहीं। यहां तक पॉइंट के बाद 2 दशमलव के अंकों तक आपका मान परिशुद्ध है। तो इसलिए पॉइंट के बाद अगर 2 जीरोस भी लिखे हुए ना तो परिशुद्धता के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हो सकता है वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वैसे परिशुद्धता के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। ये है पॉइंट हमारे पास। और देखो यहां पर a लेट्स से 4.25, a b c जो भी आंसर बता देना। b है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास में 5.178, c है आपके पास में 3.0, d है आपके पास में दिस इज 4.900, e है आपके पास में कितना 0.50 0.05, f है आपके पास में कितना 0.009 0.009, g है आपके पास में कितना दिस इज 6.007। समझ गए? एक बार इनको करते हैं फिर आगे देखते हैं। इसमें कितने होंगे 3, इसमें 4, इसमें पॉइंट के बाद वाला जीरो सार्थक होता है तो 2, इसमें पॉइंट के बाद वाले दोनों जीरो सार्थक हैं तो कितने हो जाएंगे 4, इसमें कितने पॉइंट के पहले वाला जीरो सार्थक नहीं होता, बाद वाला होता है और 5 भी जो है, तो इसमें हमारे पास में कितने होंगे देखो स्टूडेंट्स। तो यहां पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी हम लोग बीच वाला जो जीरो है ना इसको भी सार्थक अंक कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी जीरो किसी गैर शून्य से पहले आ रहा है ना तो उसको सार्थक नहीं मानना है, फिर वाले पॉइंट के बाद आ रहा हूं, लेकिन अगर वो गैर शून्य के पहले आ गया है तो उसको नहीं मानते। तो यहां पर केवल एक हमारे पास में क्या है सार्थक अंक। तो यहां गलती करते होंगे स्टूडेंट्स, यहां पर काफी ने कह दिया होगा कि नहीं सर यहां पर भी 2 ही है हमारे पास, तो ये है बस फर्क और कुछ नहीं, ये बात और कुछ नहीं। समझ रहे हो? इसमें कितने होंगे देखो, ये तीनों नहीं काउंट करेंगे, केवल इसको काउंट करेंगे। तो यहां पर भी केवल आपके पास में कितना है, एक सार्थक अंक 6.007, इसको मानेंगे दोनों बीच में, दोनों को मानेंगे तो 4 सार्थक अंक हो जाएंगे हमारे पास में। कितने हो जाएंगे 4 सार्थक अंक हमारे पास में हो जाएंगे। FGH I JKL, तो I है आपके पास में कितना वैल्यू हमारे पास में, I का वैल्यू है आपके पास में 204000 204000 मान लो। I JK J है आपके पास मान लीजिए 6.023 और K है आपके पास में 20 पेन, इन्होंने लिखा है 20 पेन। तो कितने कितने सार्थक अंक इसमें होंगे? तो इसमें कितने होंगे, बाद वाले तो होते ही नहीं कंफर्म, ये तो है ये भी बीच में आ रहा है जीरो, तो ये भी मानेंगे तो 3 तो हो ही सकते हैं इसमें, लेकिन हो तो ये भी सकता है, ये भी सकता है, ये भी सकता है, 3 हो सकते हैं या फिर 4 हो सकते हैं या फिर हमारे पास में 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। कितने भी सार्थक अंक इसमें हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है कितने हो सकते हैं। इसके बाद इसमें देखोगे आप, ये तो है, ये भी है, ये भी है, जीरो बीच में आ रहा है तो ये भी, तो इसमें कितने हैं 4 सार्थक अंक आपके पास में। 20 पेन तो गिनी हुई चीज है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि अनंत सार्थक अंक हो सकते हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हो सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में? इनफाइनाइट सार्थक अंक बोले तो अनंत सार्थक अंक हमारे पास में हो सकते हैं। समझ आ गई? सबसे पहली बात इजी था, बहुत आसान था। चैट सेक्शन में बता दो मेरे को 6 में 4, बस इसमें गलती होती है, मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या गलती होती है।
उसको हमें देने हैं मान लो 51 रुपए देने, हम 50 ही देते हैं, कहते हैं यार राउंड ऑफ रख ले यार, क्या है ऐसा कर लेते हैं। 47 रुपीज 47 रुपए किसी को देने तो 50 देते हैं, यार रख लो, राउंड ऑफ कर लो 50 कर लो ऐसे। तो हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर, राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना क्या है, राउंड ऑफ हमारे पास में यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाला अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। जैसे कि मैं बताता हूं, पहला पॉइंट देखेंगे बड़े सिंपल तरीके हमारे पास कुछ नियमों की तरह है राउंड ऑफ करना, देख लेते हैं इसको हम लोग क्या है हमारे पास। तो एक दो नियम आज कर लेंगे, एक आध नियम बचेगा तो कल कर लेंगे। तो क्या हमारे पास में, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना है, यदि सबसे दाईं ओर वाला जो हमारे पास में अंक है जिसे हमें हटाना हो 5 से अधिक हो, 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 बढ़ा देते हैं, हो तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। क्या मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास में उदाहरण है कि हमारे पास में जैसे मान लो एग्जांपल आ गया जैसे 1.386, तो बोला इसको दशमलव के बाद 2 स्थानों तक राउंड ऑफ कर दो, मतलब इसको 3 उसमें लिखो, 3 संख्याओं में लिखो, चौथी संख्या में चाहिए नहीं हमको, इसको दशमलव के बाद 2 अंकों तक की आप इसको क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो, तीसरी हटा दो संख्या से। तो हमें जो संख्या को हटाना है सबसे दाईं तरफ जो है, अगर वो 5 से बड़ी है तो इसको हटा दो और सीधा पिछली वाली संख्या में 1 जोड़ दो। तो ये संख्या हमारे को देखने को मिल रही है कि 5 से बड़ी है हमारे पास, तो इसको राउंड ऑफ करके इसको हटा दो, क्या लिखेंगे हम लोग 1.39 लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर दिया हम लोग, समझे, ये हो गया हमारे पास राउंड ऑफ। भाई लॉजिकल है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे ना तो ये लॉजिकल है। कैसे है लॉजिकल, देखो ध्यान से देखो, जैसे समझो ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये 86 लिखा है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखो इसको आप यूं समझो, ये 81 82 83 84 85 86 87 88 89 फिर 90। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि ये 86 जो है किसके ज्यादा पास में, इसके ज्यादा पास में है या इसके ज्यादा पास में, इसके ज्यादा पास में, समझ रहे हैं मेरी बात, ये जो है हमारे पास में ये इसके ज्यादा पास में, तो एज अ रिजल्ट हम इसको ओवरऑल क्या लिख दिए 9 लिख दिए, 86 ना लिख करके उसको हमने 1.39 कर दिया, मतलब 90 ऐसा समझ लो, बताइए बट 9 कर दिया। तो जिसके ज्यादा पास होता है वो संख्या हम लोग लिख देते हैं। जैसे पेट्रोल भरवाने का मान लो मैं दुकान पे, उसमें पेट्रोल पंप पे, तो वहां पर पेट्रोल पंप वालों को मैंने बोला कि आप मेरे को मेरी गाड़ी में जो है पेट्रोल भर दो। तो जैसे मान लो उन्होंने पेट्रोल भरा 340 रुपए का पेट्रोल उन्होंने भरा, तो क्या होगा कि मीटर लिखा हुआ है 340 रुपए और 12 पैसे, तो उनमें से कभी 12 पैसे नहीं लेते, वो 340 लेते हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाता है कभी वो लोग भर रहे हैं पेट्रोल और पेट्रोल भर गया 340 रुपए 90 पैसे, तो फिर 340 रुपए नहीं लेते, वो 341 रुपए लेते हैं, क्योंकि जो 90 पैसे हैं वो 1 रुपए के ज्यादा पास में, समझ रहे हो, तो उसमें 1 रुपया ऐड हो जाता है सीधा सीधा। और अगर सबसे दाईं ओर का अंक से हटाया जाने वाला वो 5 से कम है तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाता। यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो 5 से कम हो, भाई अगर जिस संख्या को आपको हटाना है अगर वो 5 से कम है तो उसके पिछले अंक में कोई संख्या नहीं जोड़ते। कम हो तो उससे पिछली वाली संख्या को नहीं बदलते, ऐसे। तो देखो एक बार यहां पर सदर फॉर एग्जांपल जैसे मान लो संख्या हमारे पास में क्या, जैसे 4.83, इसको राउंड ऑफ बोला 2 डिजिट तक करो, 2 संख्याओं तक इसको, 2 पदों तक इसको राउंड ऑफ कर दो, तो ये क्या आएगा आपके पास में 4.8 के बाद 3 को हटाना है